हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए री एग्ज़ाम होने की कितने परसेंट चांसेस है और जो फेयर सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं और आपके बाद डीबी की कितनी डेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे री एग्ज़ाम होने के कितने परसेंट आपके चांसेस हैं, धांधली से बचें एग्ज़ाम के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। फेयर सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं फेयर सेलेक्टेड स्टूडेंट। देखिए, इनमें बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कमेंट दिखाना चाहती हूँ। जैसे आशीष पवार, इन्होंने एफआईआर की बात किया है कि हम सारे स्टूडेंट आप पर एफआईआर यानी मेरे पे एफआईआर कर सकते हैं। और दूसरा स्टूडेंट है ये मेलोडियस लाइव करके हैं कोई, इन्होंने लिखा है कि डोंट मिसलीड स्टूडेंट, मतलब कि री एग्ज़ाम के लिए आप मिसलीड लोगों को कर रही हैं। दूसरे हैं कि मोहन कुमार हैं, उनका भी ऐसा ही कि जो भी सिलेक्शन हुआ है वो फेयर है और ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है अशोक गुप्ता, उन्होंने लिखा है कि बस तुम 5 व्यूज के लिए वीडियो बनाओ। ये अशोक गुप्ता का मैसेज है। उसके बाद है आपका सुमित गुप्ता का, इन्होंने भी लिखा है कि मैं नोटिफिकेशन पढ़ो उसके हिसाब से हूँ और मेरा भी फेयर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आशीष कुमार गुप्ता, देखिए 3 लोगों का एक ही साथ है, अशोक गुप्ता, सुमित कुमार गुप्ता और आशीष कुमार गुप्ता। इन्होंने भी लिखा है कि मैं फेयर सिलेक्टेड हूँ, कोई भी चीटिंग स्कैम वगैरह नहीं हुआ है और ऐसा र्यूमर्स सब लोग फैला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी सिलेक्शन हुआ है पूरी तरह से प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट हुआ है और नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हुआ है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम है तो इन्होंने भी वही चीज़ लिखा है कि मैम मतलब व्यूज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को शेयर करो ताकि यूट्यूब से पैसे की कमाई कर सके। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही मैसेज लिखा है। उसके बाद आपका है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे मैसेजेज हैं जो ए सेलेक्टेड स्टूडेंट है, इनका व्यूज है। मैं इनके व्यूज का कुछ नहीं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या लोगों के व्यूज हैं। उसके बाद आनंद सिंह का है, इन्होंने तो लगभग हर चैनल्स पे लिखा है कि मैम कुछ गलत नहीं हुआ है, सब फेयर हुआ है। वीडियो डालने का क्या मतलब है, मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग स्पीड करने के कारण बाहर हुए हैं, नोटिफिकेशन भी लिखी हुई है, तो मतलब सही फैक्ट्स पर आप वीडियो बनाइए, इनका ये था। उसके बाद है देखिए एपी करके कोई है, इन्होंने भी वही चीज़ लिखा है कि कोई भी नहीं हुआ है, जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो डिफेम कर रहे हैं एनटीए और एचईसीओ को, मतलब कोई उनके पास जेन्युइन मुद्दा नहीं है। उसके बाद इन्होंने भी लिखा है विवेक यादव हैं, डोंट जस्ट ब्लेम होल प्रोसेस विदाउट नोइंग द फुल प्रोसीजर एंड अंडरस्टैंडिंग द नोटिफिकेशन, रीड इट थ्रोली। और उसके बाद ये लोगों ने अपना डिफेम किया है कि हम लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, अगर आप अनसेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ जाती हैं या जो नहीं सेलेक्टेड हैं उनके हिसाब से अगर री एग्ज़ाम फिर से होता है तो हमारे साथ इनजस्टिस होगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं कि मतलब कि हम किसी को मिसलीड कर रहे हैं या डिफेम कर रहे हैं। और इन्होंने भी लिखा है, देखिए वीरेंद्र कुमार हैं, कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है आप उसके बेसिस पर इररिलेवेंट पॉइंट्स के बेसिस पर यूट्यूबर बनी हैं और उनको ब्लेम कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेलेक्टेड हैं सही पॉइंट्स पर, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो फेयर ही हुआ है। हो सकता है कि आपका फेयर सिलेक्शन हुआ लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अनफेयरली सिलेक्टेड हुए हैं, तो जो काबिल थे उनकी सीट तो चली गई है ना, तो उनके साथ इनजस्टिस हो गया। तो आप लोगों को इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह सही हैं। बड़ी मेहनत के बाद तो नौकरी लगी, घर वाले भी खुश हैं, और लेकिन जो लोग काबिल थे उनकी काबिलियत को नहीं पहचाना गया, ये उनके साथ इनजस्टिस है। अगर तो आपको अपनी जगह आप सही हैं, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होने वाली है। अभी भी री एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन जिनके साथ गलत हुआ है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी स्टैंड उनके लिए लेना चाहिए। आप लोगों के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है, आप लोग अपनी जगह सही है, आपका पॉइंट्स भी अपनी जगह सही है। चलिए अब बात करते हैं जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके बारे में। देखिए, जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उसमें भी जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनमें भी जिनके मार्क्स कम हैं, वो मान लिए हैं कि हमारे मार्क्स कम हैं ऑलरेडी और हमें और पढ़ने की ज़रूरत है, वो अदर एग्ज़ाम में लग भी गए हैं, लेकिन वे स्टूडेंट मतलब उनके चांस बहुत कम है, वो लोग लग गए हैं किसी और। लेकिन जो स्टूडेंट हैं कि उनका सिलेक्शन तो होना चाहिए था, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ने के लिए
कोई बुराई नहीं है, आप अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और आपका बिल्कुल हक है कि आपके साथ अगर इनजस्टिस हुई तो आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं उनको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर सेलेक्ट हो पाएँ। और उसके बाद देखिए, एग्ज़ाम के बाद धांधली के बारे में बात करूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना अकाउंट नंबर वगैरह शेयर कर दे रहे हैं और बच्चे उसमें जाने बिना कुछ भी किए अपना पैसा भेज दे रहे हैं कि आप हमारा केस भी रिट फाइल करिए, पिटीशन करिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन बातों से बचें, क्योंकि आप खुद इंडिविजुअली पिटिशनर बनने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। किसी और को पैसा देकर आप अपने बिहाफ पर केस नहीं लड़वाना चाहिए आपको, क्योंकि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। तो आपको किसी पर भी ब्लाइंडली विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को भी ऐसे ही पैसा ना दें, क्योंकि आप तो पहले ही स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आप मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, और उसके बाद आप इकोनॉमिक रूप से भी वीक न होइए। इसके लिए आप लोगों को एडवाइस है, जितने भी स्टूडेंट हैं केस वगैरह के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसके बारे में जानें कि कितना पैसा लगता है, तब किसी के अकाउंट में पैसा भेजिए, अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है भेजिए। क्योंकि देखिए, डिजिटली वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के साथ इनजस्टिस ज़रूर हुआ है, लेकिन जस्टिस के लिए भी बहुत लोग धांधली कर रहे हैं कि वो पैसा मांग ले रहे हैं कि इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो मैं आपको लोगों को आगाह कर रही हूँ कि आप इस तरह से इन चीज़ों में न पड़ें। आपको पैसा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। PIL के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करें एक ऐसे पर्सन को, आप लोगों में से स्टूडेंट के फादर भी हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन हो सकता है, भाई हो सकता है, जो स्टूडेंट हो सकता है वो PIL फाइल कर सकता है, उसको अप्रोच करिए और सब लोग उससे PIL फाइल करवाइए। वकील के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। कोई सोशल स्पिरिटेड पर्सन को पकड़िए, आप वहाँ पर भी करवा सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं। तो आप अदर किसी को भी ऐसे ही पैसा न भेजिए, क्योंकि वो पैसा बहुत मैटर करता है एक स्टूडेंट लाइफ में। वो भले ही पैसा आपके घर वालों का हो, पापा का हो, मम्मी का हो, तो आपका पैसा मैटर ज़रूर करता है। इसलिए आप लोग तो अभी मानसिक रूप से वीक हैं, इकोनॉमिक रूप से भी वीक हो जाएंगे। तो आप लोगों को एडवाइस है कि किसी को बिना जाने सुने आप ऐसे ही पैसा किसी के अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करें। और अगर आप सिंगल पिटिशनर बनते हैं तो उस पर केवल 300 रुपया लगता है। अगर आपसे कोई और ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है तो मेरी तो एडवाइस है कि आप बिल्कुल भी पैसा ना दें। केस भले ही फाइल हो नहीं हो, आप जाके खुद सिंगल पिटिशनर बनकर केस को फाइल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है तो। क्योंकि मैंने PIL के लिए बात किया था, लेकिन मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं। केवल 3 बच्चों का आया है, उसमें आशुतोष नाम के एक हैं और 1-2 लोग और हैं। तो मेरे पास तो नहीं आया। मैंने PIL के लिए आप लोगों से बोला था, लेकिन अभी आया नहीं है। और उसके बाद इसलिए आपको अदर स्टूडेंट से एडवाइस है कि वो किसी को भी ऐसे ही उनके अकाउंट में पैसा ना भेजें। और री एग्ज़ाम भले ना हो, और होगा कि नहीं होगा इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप पैसे से बर्बाद हो जाएंगे। पैसे के रूप में आप पैसा बहुत सारे दे सकते हैं। हो सकता है कि आप पिटिशनर बन जाते हैं, उसके बाद बार बार पैसे की डिमांड की जाए। तो इस चीज़ों से आगाह रहें आप लोग। ऐसे जगह पिटीशन फाइल करिए जहां आपको पैसा बार बार नहीं देने पा, क्योंकि PIL अगर आप करवाते हैं तो वहाँ पर पैसा नहीं लगता है। आप ऐसे पर्सन को दीजिए जो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में पैसा, जैसे आप बड़े बड़े वकील की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर खरे सर हो गए, यहाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ पैसा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन लोगों का पहले रिकॉर्ड चेक करिए कि कितने केस अभी तक जीते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील तो होते हैं, लेकिन केस का उनका देखेंगे, लिस्ट देखेंगे तो शायद ज़्यादा नंबर आप जीतने की केसेस नहीं हैं। हो सकता है भर्ती 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आपकी पिटीशन वैसे ही केस में लटकी रह जाए, आपकी एज वैसे भी ओवर हो रही है, स्टूडेंट की एज और ओवर हो जाएगी, आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए आप लोगों से आगाह है कि ऐसी चीज़ों में न पड़ें। पैसा दें, अच्छी बात है, आप अपना केस फाइल करें, लेकिन खुद जान लें पहले, तब वहाँ पर पैसा भेजें। उसके बाद देखिए, वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। तो इसकी लगभग 80 से 90% संभावना है कि वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है। और जिन कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह गई हैं उनके लिए क्या हो सकता है, बैकलॉग वैकेंसी आएगी। जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह की कुछ सीटें वे खाली है, नहीं भरी गई हैं, तो उनके लिए बैकलॉग वैकेंसी आ सकती है। अगर नहीं आएगी तो खाली ही रहेंगी और नेक्स्ट भर्ती में उनको कंक्लूड कर लिया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट भर्ती जब आएगी तो उसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा आएंगी, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन वेटिंग लिस्ट की अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं बनी है कि आपकी आएगी कि नहीं आएगी। अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। और जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए DB के लिए, क्योंकि आपका DB मार्च के लास्ट वीक में ज़रूर होगा और इसकी प्रबल संभावना है कि होगा। और उसके बाद बात करते हैं देखिए एग्ज़ाम होने के कितने % चांसेस की हम बात करते हैं। तो देखिए, अभी तक केस को देखते हुए बस केवल 20% चांसेस हैं कि आपका री एग्ज़ाम हो सकता है।
और एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होने का या फिर से नहीं होने का एक रीज़न ये है, लगभग उसके 80% चांस है कि कुछ नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और फाइनली लिस्टेड कर दिया जाएगा, उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है। उसका कारण क्या क्या है मैं बता देती हूँ कि जो कोर्ट केस है वो हाई कोर्ट पर ही है, पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि जो फेयर सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका स्टैंड, क्योंकि वो लोग भी स्टैंड लेंगे अपना सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर जिनके साथ इंजस्टिस हुई है, अगर फिर से यदि एग्ज़ाम होता है, हो सकता है वो दूसरी बार नॉट सेलेक्टेड हों, इसका रीज़न हो सकता है। और उसका कोर्ट केस में स्टैंड लेने के लिए जो वैल्यूएबल स्टूडेंट हैं वो कम है। कहने को तो लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट बने रहने के लिए कम ही स्टूडेंट है। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर 10-12 स्टूडेंट भी अगर इस तरह से यूनाइट होते हैं तो फाइनली आपका री एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आपको जो भी करना होगा, अब 7 आज हो गई है, आपको लगभग 15 से पहले ही कर लेना होगा, नहीं तो आपके री एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, उसके चांसेस ही बहुत कम दिख रहे हैं। और उसके बाद है और लास्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो भर्ती है और हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि हाई कोर्ट की भर्ती है तो इसलिए चांसेस आपके लगभग 20% ही हैं। तो आपको लोगों को जितने भी नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके साथ इंजस्टिस हुई, उनसे यही है कि जो भी काम करना है आपको जल्दी करना है, नहीं तो आप फिर हो सकता है आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि इसमें तो चांसेस ही कम है। और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ इंजस्टिस नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन फेयर हुआ है तो कोई बात नहीं, आप अपना डीवी वगैरह तैयार करिए और फिर आगे जो भी अपडेट आती है हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।